जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना 24 में। आशा करता हूं कि आप लोग जहां भी होंगे, जैसे भी होंगे, स्वस्थ, मस्त और ज़बरदस्त होंगे। ओके दोस्तों, तो आज इस क्लास में सक्षमता परीक्षा 3.0 और बीपीएससी टीआरई 4.0 से संबंधित कुछ सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को लेकर आया हूं। ओके दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे मेरे सारे वीडियोस आपको समय पर मिल सके और आप सभी लोग वीडियो का लाभ उठा सके। ओके दोस्तों, तो आइए चलते हैं आज का पहला क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है, जानते हैं इसके सही उत्तर को। ओके दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन आपका ये है, क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है कि लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। 1857 में जो विद्रोह हुआ था लखनऊ में, उसका नेतृत्व कौन किया था। आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए वीर सावरकर, ऑप्शन बी बेगम हजरत महल, ऑप्शन सी तात्या टोपे, ऑप्शन डी कुंवर सिंह। ओके दोस्तों, तो आपका सही और राइट जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी के साथ, बेगम हजरत महल। ओके दोस्तों, बेगम हजरत महल जो है लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किए थे। ओके दोस्तों, और बात करें कुंवर सिंह की, जो कुंवर सिंह है, ये कुंवर सिंह हमारी ये बिहार के आरा के जगदीशपुर गांव से ये क्या किए थे, 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किए थे। ओके, बिहार के आरा जिला के जगदीशपुर गांव के, ओके, जगदीशपुर गांव के रहने वाले थे और बिहार में इन्होंने किसका 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किए थे। ओके दोस्तों, तो आइए बढ़ते हैं इसी प्रकार से अगले सवाल की ओर। इस सवाल नंबर है आपका 2। दूसरा नंबर सवाल ये कह रहे हैं कि दिल्ली दरबार 1911 के दौरान दिल्ली की आधारशिला किसने रखी थी। दिल्ली दरबार 1911 के दौरान जो दिल्ली दरबार हुआ था उसमें दिल्ली का आधारशिला किसने रखी थी। आपका ऑप्शन है हर्बर्ट बेकर ने, ऑप्शन बी लॉर्ड वेलिंगटन ने, ऑप्शन सी जॉर्ज पंचम ने, ऑप्शन डी लॉर्ड इरविन ने। ओके दोस्तों, तो आपका सही और राइट जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी के साथ, सी इज़ द राइट आंसर। जॉर्ज पंचम ने दिल्ली की आधारशिला रखी थी 1911 में दिल्ली दरबार के दौरान। ओके दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर और ये है सवाल नंबर आपका 3। तीसरा नंबर सवाल ये कह रहे हैं, तीसरा नंबर सवाल ये है कि राज्यसभा का कोरम पूरा करने के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है। कोरम, न्यूनतम संख्या, न्यूनतम संख्या। ओके दोस्तों, न्यूनतम संख्या अर्थात राज्यसभा का जो सेशन होता है, सेशन करने के लिए या मीटिंग करने के लिए या बैठक करने के लिए राज्यसभा में कम से कम कितने सदस्यों की ज़रूरत होती है। कहने का मतलब ये कितने सदस्यों की, कम से कम न्यूनतम कितने लोगों की ज़रूरत होगी उसमें, कहने का मतलब ये। ओके दोस्तों, तो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 50, ऑप्शन बी है 125 और ऑप्शन सी है 100 और ऑप्शन डी है आपका 25। ओके दोस्तों, तो आपका जो सही और राइट जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी के साथ, कम से कम 25 सदस्यों की ज़रूरत होगी राज्यसभा की बैठक करने के लिए। ओके दोस्तों, कम से कम कितने लोगों की, कम से कम 25 लोगों की। और राज्यसभा की सीट तो आपको पता ही है, राज्यसभा में 250 सीटें होती है। कितनी, 250 सीटें होती है। ओके दोस्तों, 250 सीटें होती है उसमें
तो 250 का 10% इसमें होता है। कितना प्रतिशत होता है? 10% इसमें होता है। ओके दोस्तों, 10% इसमें होता है, तो इसलिए 25 हो गया। अर्थात कुल राज्यसभा के कुल संख्या का 10% मानो, या फिर ऐसे आपका 25 मान लो। ओके दोस्तों, तो कम से कम राज्यसभा का बैठक बुलाने के लिए कम से कम 25 लोगों की ज़रूरत होती है। ओके दोस्तों, तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये है सवाल नंबर 4। चौथा नंबर सवाल ये है, चौथा नंबर सवाल ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सार्क का सदस्य नहीं है? कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? ओके दोस्तों, सार्क का सदस्य नहीं है। आपका ऑप्शन है ईरान, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है भूटान, ऑप्शन डी है पाकिस्तान। ओके दोस्तों, ऑप्शन डी है पाकिस्तान। सार्क का जो फुल नेम है वो है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसका फुल नेम है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ओके दोस्तों, इसका फुल नेम है, इसका फुल नेम, सार्क का फुल नेम यही है। ओके दोस्तों, और इसमें कुल 8 देशों का ये संगठन है। कितना देशों का? 8 देशों का ये संगठन है। कितना देशों का? 8 देशों का ये संगठन है। ओके दोस्तों, 8 देशों का ये संगठन है। ओके, 8 देशों का ये संगठन है। ओके दोस्तों, इनका जो सार्क का जो मुख्यालय है ये काठमांडू में है। ओके दोस्तों, और ये 8 इसका स्थापना जो हुआ था 8 दिसंबर 1985। कब हुआ था? 8 दिसंबर 1985 को हुआ था दोस्तों। ओके दोस्तों, कहाँ पे हुआ था? ढाका में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ये ढाका में हुआ था, परंतु इसका जो मुख्यालय है ये काठमांडू में है। ओके दोस्तों, और सबसे पहले 7 देशों का यह संगठन था। बाद में अफगानिस्तान को इसमें जोड़ा गया है। ओके, तो अभी कुल देश जो इसमें सार्क में कितना है? 8 देश है। ओके, और 8 देशों का नाम कौन कौन सा देश है? श्रीलंका है, मालदीव है, भारत है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, नेपाल है, भूटान है एवं बांग्लादेश है। ओके दोस्तों, तो इसमें जो आपका राइट जो आंसर होगा, इसमें क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। तो हमने जो नाम बताया उसमें से भारत भी है, भूटान भी है, पाकिस्तान भी है, परंतु ईरान जो है ये नहीं है। अर्थात ये इज़ द राइट आंसर। कहने का मतलब ये है कि ईरान जो है सार्क का सदस्य नहीं है, इसलिए ये इज़ द राइट आंसर। ओके दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन नंबर आपका 5। पाँचवा नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि जीवन के अधिकार को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है? जीवन के अधिकार को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए अनुच्छेद 20, ऑप्शन बी अनुच्छेद 34, ऑप्शन सी अनुच्छेद 32, ऑप्शन डी अनुच्छेद 21। ओके दोस्तों, तो आपका राइट और सटीक जो आंसर है वो जाएगा ऑप्शन डी के साथ, अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार को शामिल किया गया है। ओके दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यह है सवाल नंबर आपका छठा नंबर सवाल ये कह रहा है कि भारत की सरकार के अर्धसंघीय रूप का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? भारत के संविधान में कहीं ना किसी संविधान से कुछ ना कुछ लिया गया है। ओके दोस्तों, तो इसी प्रकार से अर्धसंघीय जो प्रणाली है भारतीय संविधान में, ओके दोस्तों, तो रूप का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? आपका ऑप्शन है कनाडा से, ऑप्शन बी है आयरलैंड से, ऑप्शन सी है ब्रिटेन से, ऑप्शन डी है रूस से। ओके दोस्तों, तो आपका सही और राइट जो आंसर है वो जाएगा ऑप्शन ए के साथ, अर्थात कनाडा से लिया गया है। ये इज़ द राइट आंसर। ओके दोस्तों, अर्धीय संघीय रूप का जो प्रावधान है वो कनाडा से लिया गया है। ओके दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये है सवाल नंबर आपका 7। 7वां नंबर सवाल ये कह रहा है
7वां नंबर सवाल ये है कि 1921 में एडविन लुटियंस ने इनमें से किसका निर्माण कराया था। 1921 में एडविन लुटियंस ने इनमें से किसका निर्माण कराया था। आपका ऑप्शन है गेटवे ऑफ इंडिया का, ऑप्शन बी विक्टोरिया मेमोरियल का, ऑप्शन सी इंडिया गेट का, ऑप्शन डी गोलकुंडा फोर्ट का। ओके दोस्तों, तो आपका राइट और सटीक जो आंसर है वो जाएगा ऑप्शन सी के साथ, हो जाएगा ऑप्शन सी के साथ। सी इज़ द राइट आंसर। इंडिया गेट का निर्माण करा था 1921 में एडविन लुटियंस ने। ओके दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यह है सवाल नंबर आपका 8। 8वां नंबर सवाल ये कह रहा है कि कपास के रेशों को बीजों से अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। जो कपास होता है, कपास के रेशों को बीजों से अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, क्या कहते हैं। ओके दोस्तों, ऑप्शन ए है कताई, ऑप्शन बी है तंतुकर्षण, ऑप्शन सी है धुनाई, ऑप्शन डी है ओटाई। ओके दोस्तों, तो आपका सही जो आंसर है वो जाएगा ऑप्शन डी के साथ, ओटाई कहा जाता है उसे। क्या कहा जाता है, ओटाई कहा जाता है। ओके दोस्तों, ओटाई कहा जाता है उसको। कपास के रेशों को बीजों से अलग करने की प्रक्रिया को ओटाई कहा जाता है दोस्तों। ओके, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यह है सवाल नंबर आपका 9। 9वां नंबर सवाल ये है कि ब्रह्म समाज, ये जो ब्रह्म समाज है, ब्रह्म समाज के प्रथम प्रधानाचार्य कौन थे। आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए है रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन बी है राजा राम मोहन रॉय, ऑप्शन सी है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन डी है स्वामी विवेकानंद। ओके दोस्तों, तो आपका सही जो आंसर है वो जाएगा ऑप्शन बी के साथ, राजा राम मोहन रॉय जो थे वो ब्रह्म समाज के प्रथम प्रधानाचार्य थे। ओके दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यह है सवाल नंबर आपका 10। 10वां नंबर सवाल ये कह रहे हैं कि रेड क्लिफ रेखा जो है, ये रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा निर्धारित करता है, यह सीमा है। ओके दोस्तों, किन दो देशों के बीच में रेड क्लिफ लाइन या रेखा है। आपका ऑप्शन है भारत और नेपाल, ऑप्शन बी है भारत और चीन, ऑप्शन सी है भारत और बांग्लादेश, ऑप्शन डी है भारत और पाकिस्तान। ओके दोस्तों, तो आपका राइट और सटीक जो आंसर है वो जाएगा ऑप्शन डी के साथ, हो जाएगा ऑप्शन डी के साथ। भारत और पाकिस्तान के बीच जो है रेड क्लिफ रेखा स्थित है, जो दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा निर्धारित करता है। ओके दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यह है सवाल नंबर आपका 11। 11 नंबर सवाल ये है कि क्योटो प्रोटोकॉल इनमें से किस देश पर लागू नहीं है। ओके दोस्तों, किन देशों पर लागू नहीं है। ये क्योटो जो है ये जापान के एक शहर का नाम है। ओके दोस्तों, ये जापान के शहर का नाम है क्योटो। वहाँ पर 1997 में प्रदूषण वाले गैस को लेकर वहाँ पे एक बैठक बुलाई गई थी वहाँ पे। ओके दोस्तों, क्योटो में जो प्रदूषण वाला गैस है उसको रोकने के लिए। ओके दोस्तों, 1997 में हुआ था। कब हुआ था ये, 1997 में ये किया गया था क्योटो प्रोटोकॉल। ओके, तो इसमें कहा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से क्योटो प्रोटोकॉल इनमें से किस देश पर लागू नहीं है। आपका ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया पर, ऑप्शन बी है इंडोनेशिया पर, ऑप्शन सी है जापान पर, ऑप्शन डी है यूएस पर। तो आपका राइट और सटीक जो आंसर है वो जाएगा ऑप्शन डी के साथ, हो जाएगा ऑप्शन डी के साथ। यूएस पर ये लागू नहीं है, यूएस पर ये लागू नहीं है। ओके, डी इज़ द राइट आंसर। ओके दोस्तों, तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। और ये है सवाल नंबर आपका 12। 12 नंबर सवाल ये है कि इनमें से किसे प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। इनमें से किसे प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। आपका ऑप्शन है राजा रघुनाथ सिंह को, ऑप्शन बी राजा नरसिंह देव प्रथम को, ऑप्शन सी राजा पोरस को, ऑप्शन डी सम्राट अशोक को। तो आपका राइट और सटीक जो आंसर है दोस्तों वो जाएगा ऑप्शन बी के साथ, राजा नरसिंह देव प्रथम को प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। ओके दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर।
ये है सवाल नंबर आपका 13। 13 नंबर सवाल ये कह रहे हैं कि 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ओके दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे 15 अगस्त 1947 को? आपका ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी JB कृपलानी, ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके दोस्तों, तो आपका सही जो ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन बी के साथ, JB कृपलानी 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ओके दोस्तों, इसी प्रकार से बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यह है सवाल नंबर आपका 14। 14 नंबर सवाल ये है कि भारत में देशी भाषा प्रेस अधिनियम किसने पेश किया? देशी भाषा प्रेस अधिनियम किसने पेश किया? आपका ऑप्शन है लॉर्ड रिपन ने, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी ने, ऑप्शन सी लॉर्ड लिटन ने, ऑप्शन डी लॉर्ड वेलिंगटन ने। ओके दोस्तों, तो आपका सही जो ऑप्शन है, जो आपका सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी के साथ, लॉर्ड लिटन द्वारा देशी भाषा प्रेस अधिनियम पेश किया गया था। ओके दोस्तों, सी इज़ द राइट आंसर, सी इज़ द राइट आंसर। ओके दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये है सवाल नंबर आपका 15। 15 नंबर सवाल ये है कि भारत में किस तिथि को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है? भारत में किस तिथि को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है 26 जनवरी, ऑप्शन बी है 24 जनवरी, ऑप्शन सी 21 जनवरी, ऑप्शन डी 25 जनवरी। ओके दोस्तों, तो आपका सही आंसर है ऑप्शन डी 25 जनवरी को। ओके दोस्तों, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता प्रत्येक वर्ष। ओके दोस्तों, क्योंकि 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था। ओके दोस्तों, इसी कारण से 25 जनवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये मनाने की जो प्रक्रिया स्टार्ट हुआ था ये 2011 से स्टार्ट हुआ था। कब से स्टार्ट हुआ था? 2011 से स्टार्ट हुआ था दोस्तों। ओके, तो आज का क्लास, आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे आपके सभी दोस्तों तक पहुंच सके और सभी लोग इस वीडियो का लाभ उठा सके। ओके दोस्तों, और पहली बार अगर वीडियो पर आए हैं, चैनल पर आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे सारे वीडियोस आपको समय पर मिल सके और सभी लोग इस वीडियो का लाभ उठा सके। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।